हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 1 जो कि हमारा MCOM फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नेम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड अगर इन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो आई कैन गारंटी कि अपने एग्ज़ाम्स में आप एटलीस्ट 60 to 80% मार्क्स ईजिली अचीव कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कैसी प्रिपरेशन करी है आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स की। एंड साथ ही साथ क्या प्रेजेंटेशन रही आपकी एग्ज़ाम में, वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो दोनों चीज़ पर आपको फोकस रखना है। बट आई कैन अश्योर यू कि जितने भी क्वेश्चंस आगे फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव कराने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मिशन याद रखिएगा हमारा, जो कि 70% और मोर है इन आर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। बाकी और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हैं मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली बेसिस पर। तो वो स्टूडेंट्स जो कि नए हैं मेरे चैनल पर, दे can subscribe to my channel so that they can get notification of the future videos which I'll be uploading soon। तो जो IBO 1 का पेपर है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं और चॉइस काफ़ी मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। तो अपनी प्रिपरेशन ठीक से करिएगा, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड लॉजिकल आंसर लिखने आपके, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा आपके डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी क्योंकि जो टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। टोटल 20 चैप्टर्स हैं इफ़ आई टॉक अबाउट इन दी एंटायर पर्टिकुलर IBO 1 सब्जेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली आपके कमेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा जिसमें आपको कमेंट करना है और बेसिकली 4 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो कुछ आपको कमेंट वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनकी आप प्रिपरेशन कीजिएगा अच्छे से और सभी इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो अभी जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, उसमें कुछ होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा एज इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर करना है एंड उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जाना है। एंड कोशिश ये भी करूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो नाउ सबसे पहला जो कमेंट वाला क्वेश्चन है वो है द पर्पस ऑफ अ ट्रेड थ्योरी इज़ टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट है, यूनिट नंबर 2 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक बार यूनिट नंबर 2 में फाइंड आउट कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ट्रेड पॉलिसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। तो आप कमेंट करना है, तो आपको बताना है कि ट्रेड पॉलिसी क्या एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होती है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, येस नो। अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। तो जो भी आंसर है येस नो के साथ करिए और उस पर आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नो है तो क्यों है, येस है तो क्यों है। यूनिट 4 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ बॉर्डर्स एंड बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। तो कमेंट में बेसिकली आपको बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है और आप उस स्टेटमेंट के साथ एग्रीड है या डिसएग्रीड है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू मेंशन। यूनिट 5 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। Now the next point or the next question is intellectual property rights have become an important issue in the current international business scenario. You'll get the answer in unit number 10. Now the next question is the continuous deficit of balance of payments, that is BOP, is an important indicator in credit rating of country. Whether it is true or not you have to tell. Unit number 3 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ अपना एक नोटबुक मेंटेन कर लीजिए जिसमें आप ये सारे क्वेश्चंस लिखते जाएंगे और जैसे जैसे आपके आंसर्स प्रिपेयर होते जाएं टिक करते जाइएगा। और एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले कोशिश कीजिएगा कि आपका 2 बार रिवीजन हो जाए, यानी कि एक बार आप जब स्टार्टिंग में करेंगे प्रिपरेशन और दूसरा आप एग्ज़ाम टाइम से 1 या 2 दिन पहले कर लेंगे, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F, culture cannot be easily isolated from such factors as economic and political conditions and institutions. So comment, unit number 1 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। And next point is fluctuations in exchange rates affect the profitability of not only exporting or importing firms but also purely domestic firms. Unit 3 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो गाइज क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। जब आप इनके आंसर ढूंढेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी जो डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि
10, 15 या 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या आपको मेंशन करना है। अभी आपको सिर्फ कमेंट करना है जो ये स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। Now the next question is, the concept of trade in services is not as straightforward as the concept of trade in goods. यूनिट 18 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली बताना है जो ट्रेड इन सर्विसेज होती हैं वो किस तरीके से डिफरेंट होती हैं ट्रेड इन गुड्स से, या दोनों सिमिलर होती हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। Now, BOP situation affects the exchange markets and is therefore of concern to everyone concerned with foreign exchange. Comment. यूनिट 3 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, चैप्टर है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। Now the next question is, the Arbitration and Conciliation Act 1996 has ensured minimal judicial intervention in arbitration proceedings. यूनिट 16 में तो आपको बताना है क्या ये सही बात है या नहीं है actually, and then you have to explain. नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपिंग इज़ नॉट एन अनएथिकल एक्टिविटी, क्या ये सही है या नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 19 का। तो अभी जितने भी कमेंट के क्वेश्चंस हैं आपको ये सबसे पहले करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आई एम अगेन स्टेटिंग इट, कम से कम आपके 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 20 मार्क्स अच्छे से लिखेंगे, 20 में से 20 भी मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं है, एक पेज में आपका आंसर होगा मैक्सिमम, क्योंकि 4 या 5 मार्क्स से ज़्यादा का होता नहीं है। तो एक पेज में अपना आंसर दीजिए प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ, टू द पॉइंट आंसर, एंड यू विल डेफिनेटली गेट 100% मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन नो ट्रेड। बताइए सही है कि नहीं है? यूनिट 2 में मिलेगा इसका आंसर। द एथिकल कोड शुड नॉट बी टू वेग और टू डिटेल्ड। यूनिट 19 में you'll get the answer for that. So यूनिट 3, यूनिट 19 and यूनिट 2 most important units, you can make a note of that. Next, we do have new technologies do not lead to economies in the use of raw materials. यूनिट 8 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और बेसिकली आप पढ़ के भी स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं। अगर नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो डेफिनेटली आपको इकोनॉमीज़ मिलेंगी रॉ मटेरियल में, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता था, वेस्ट होता था, वो कम होगा। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। समटाइम्स यू कैन यूज़ इवन योर कॉमन सेंस एंड you can write your answers. Now, globalization refers to the absence of borders and barriers to trade between countries. Unit 5 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. Now, understanding of new technologies is essential for new product development. Unit 8 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो गाइज यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है. दैट इज़ politics has always played and will continue to play an important role in shaping business all over the world. Comment. यूनिट 1 में आपको इसका आंसर मिलेगा. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पढ़ लीजिएगा. और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसी भी कंट्री का बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो डिटेल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा वहाँ पे यूनिट 1 में. यू कैन रीड एंड यू कैन राइट योर ओन आंसर. और एग्ज़ाम में आपको इनमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो जैसे ही क्वेश्चन मिलने अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा जिसका भी आंसर आपको अच्छे से आता है, एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर. ओके, तो आई एम श्योर कि नोट डाउन कर लिए होंगे क्वेश्चंस. नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेटरी नोट्स या शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स के मिलेंगे आपको. ठीक है, चॉइस मिलेगी, डोंट नीड टू वरी अबाउट. चॉइस होगी, चूज़ कीजिएगा. 4 या 5 आपके को टॉपिक्स दे दिए जाएंगे जिनमें से कोई भी 2 आपको शॉर्ट नोट्स के टॉपिक चूज़ करने होंगे 10 मार्क्स के. तो चूज़ एनी विच यू फील यू हैव गुड नॉलेज अबाउट. तो चूज़ कीजिएगा वही जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं. अदरवाइज डोंट सेलेक्ट एनी. नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ UNCTAD. UNCTAD के ऊपर आपको एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है. यूनिट 12 में इसका आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट वी हैव स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs. यूनिट 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पहला और दूसरा, यानी कि जो कमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इनको सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ ICC इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन. यूनिट 16 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट वी डू हैव द वर्ल्ड वाइड वेब WWW. क्या होता है ये, आपको एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है. यूनिट 20 में इसका आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड बेसिकली यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट है. आप यूनिट 2 में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टर्म्स ऑफ ट्रेड. यूनिट 2 का टॉपिक. नेक्स्ट वी डू हैव द वर्ल्ड वाइड वेब WWW. क्या होता है ये, आपको एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है. यूनिट 20 में इसका आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड बेसिकली यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट है. आप यूनिट 2 में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टर्म्स ऑफ ट्रेड. यूनिट
तो एज आई मैंशन यूनिट 2, यूनिट 3 एंड जो बेसिकली हमारी यूनिट नंबर 19 है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ रीजनलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट 11 का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, यूनिट 11. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट 20. ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क, GTPN, यूनिट 20. मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन एंड आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि ये रिपीट हो सकता है, सो अच्छे से तैयार कीजिएगा. नेक्स्ट वी डू हैव जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, GATS, यूनिट 18 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. अगेन एन इम्पॉर्टेंट और आई से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट वी डू हैव इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, यूनिट 13 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, यूनिट 19 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस टॉपिक का बेसिकली. ठीक है, तो आई एम श्योर कि इतने क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपके और आपने सब नोट डाउन कर लिए होंगे. एंड अभी कुछ बचे हैं क्वेश्चंस, तो हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिब्जिंस्की थ्योरम, यूनिट 2 में मिल जाएगा. ठीक है, एंड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, यूनिट 4 का टॉपिक है. सो अभी यहाँ पर हमारे जितने भी शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो चुके हैं एंड इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे जो कि 20 मार्क्स में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और आगे जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और जिनकी आगे भी एक्सपेक्टेशन है रिपीट होने की, तो उनको आप प्रिपेयर कीजिएगा. अभी आपको ध्यान से टिक लगाना है कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ एंड कौन सा इंपॉर्टेंट. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हाउ डज डिसइक्विलिब्रियम अकर इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ करेक्टिंग द डिसइक्विलिब्रियम. ओके, यूनिट 3 में मिल जाएगा आपको इसका आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए. आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. सबसे पहला पॉइंट पूछा है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम होता है वो क्यों अकर होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे वो आपको बताने हैं और किस तरीके से आप अपने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं वो आपको बताने हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now the fourth question, what are the major problems faced by developing countries in promoting their exports? What are your suggestions to solve these problems? यूनिट 9 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर टिक कर लीजिए. आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं. सबसे पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको बतानी है और क्या आपके सजेशंस हैं उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू मेंशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए. यूनिट 10 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग्स. तो 4 बेसिकली मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जिन पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है, अच्छे से समझाना है. चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्रीकल्चर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग्स. ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. यूनिट 2 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए. तो यहाँ पर आपको रिकार्डियन थ्योरी के बारे में बताना है और मॉडर्न थ्योरी जो होती है इंटरनेशनल ट्रेड की उसके बारे में बताना है थोड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स एंड करंट इश्यूज इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. यूनिट 8 का कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए. सबसे पहले आपको बताना है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में उसका क्या रोल है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसके रीसेंट ट्रेंड्स और रीसेंट इश्यूज़ क्या हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है. तो 3 चीज़ें हैं बेसिकली जिस पर आपको फोकस करना है. रोल बताना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का इंटरनेशनल ट्रेड में, रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के और क्या क्या इश्यूज़ हैं, जो तीसरा हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर लिख लीजिए. सबसे पहला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड portfolio investments, clearly pointing out their respective key characteristics. What is in your opinion the role of FDI in the economic development of the host country?
तो सबसे पहले आपको बताना है डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि जो एफडीआई है उसका होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या रोल होता है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। एंड इसके बाद वी हैव टू शेयर द की फीचर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। तो जो इंडिया का एफडीआई है उसके क्या क्या की फीचर्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो वी हैव टू एक्सप्लेन। सो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस, एंड इसके अलावा जो कि हमारा एफडीआई है उसका होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल होता है वो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आस्क्ड इज की फीचर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। जो इंडिया का एफडीआई है उसके क्या क्या की फीचर्स है, यूनिट 6 का बेसिकली क्वेश्चन है। यूनिट 6 में आपको डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए अकॉर्डिंगली। Now the next slide is on the screen. Question number 9. What is WTO? How has it evolved from GATT? Explain its broad objectives, structure and functions. Is the WTO helpful to international business or is it a hindrance? Give your precise opinion. Unit 10 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको बताना है WTO क्या है, कैसे ये GATT से इवॉल्व हुआ है बेसिकली। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। जो मेजर फोकस होना चाहिए आपका वो है इसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बताना, और फिर आपको बताना है अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या WTO बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर इसको टिक कर लीजिए। आगे भी आपके सब्जेक्ट्स में बहुत काम आएगा ये बेसिकली टॉपिक WTO का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। Now, what are the various forms of regional economic groupings? Give examples. Discuss the impact of regional economic groupings. Unit 11 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताने हैं कि कितने टाइप की रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप की रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड एग्जांपल्स भी देने हैं। इसके अलावा फिर आपको फर्दर बताना है कि रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स का क्या इम्पैक्ट होता है बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस पर, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन। Now the next question is on the screen and it is, what are the major issues in the settlement of international trade disputes? Discuss the role of International Chamber of Commerce in this regard. Unit 16 most important question. तो क्या क्या issues face किए जाते हैं international trade disputes को resolve करते टाइम पे या settle करते टाइम पर, और International Chambers of Commerce यानी कि ICC का रोल क्या है उन प्रॉब्लम्स को या फिर उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी जो तीनों क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर कीजिएगा। सो आई एम श्योर कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय वर्ल्ड बैंक। डू यू थिंक दैट दीज एक्टिविटीज आर बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? सब्सटेंशिएट योर आंसर। तो यहाँ पर अभी हमने पहले पढ़ा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अभी यूनिट 13 का एक टॉपिक है जिसमें आपको बताना है अबाउट दी वर्ल्ड बैंक। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वर्ल्ड बैंक परफॉर्म करता है, ठीक है, और इसके अलावा हम अगर बात करें क्या ये एक्टिविटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं, आपको उसके लिए अपना क्या करना है, बेसिकली आंसर देना है, एंड इम्पॉर्टेंट के तौर पर इसको टिक कर लीजिएगा। Next question, we have discussed the importance of political environment in international business. Explain and give suitable illustrations in support of your answers. Unit 1 का टॉपिक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए। आपको बताना है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है इंटरनेशनल बिजनेस में, और जो भी आपके पॉइंट्स होंगे आपको एक्सप्लेन करना है और सूटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स में देखे होंगे, इवन कमेंट्स वाले क्वेश्चंस में देखे होंगे, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। और इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए ताकि क्लैरिटी रहे। बाद में आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है बट आंसर्स सेम रहेंगे। Now next question is, explain the factors causing instability in the prices of the commodities in international markets. Evaluate the role of international commodity agreements in stabilizing prices of agricultural products. Unit 12 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लीजिए। तो आपको बताने कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो प्राइस होते हैं कॉमोडिटीज़ के इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली अनस्टेबल हो जाते हैं, और इंटरनेशनल कॉमोडिटी जो एग्रीमेंट साइन किया गया है उसका क्या रोल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइस को स्टेबलाइज करने में। ओके, तो यूनिट 12 का टॉपिक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स। पहला है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
एंड द सेकंड वन इज़ द बेसल कन्वेंशन, ठीक है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड बेसल कन्वेंशन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर टेक करके अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं ये। Now the next question is, what are transnational corporations, TNCs? Why do firms become transnational? Describe main features of TNC. Unit 7 का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि TNCs क्या होती हैं, जिनको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी बोलते हैं, और फर्म क्यों ट्रांसनेशनल बनती हैं, क्या रीज़न होता है कि उनको इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है, और क्या क्या फीचर्स होते हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन के, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 15 and 16. Now the next question is, discuss the major forces of globalization, describe the effects of globalization on the world economy. Unit 5 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे होंगे, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट के तौर पर लिख लीजिए। सिर्फ आपको बताना है कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या में इन्वॉल्व होती हैं और क्या इफेक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड इकोनॉमी पर, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डिस्क्राइब। Now the next question is, explain briefly the various laws the exporter has to take into account before conclusion of the export contract. तो अपना export contract conclude यानी कि finish करना है, complete करने से पहले कौन कौन से laws हैं जिनको consider करना पड़ता है एक exporter को, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट ईजी, कई सारे लॉज हैं, आपकी कंट्री के लॉज, दूसरी कंट्री के लॉज, तो ये चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। तो बहुत सारे लॉज हैं जो कि इंक्लूडेड होते हैं, तो कौन कौन से वो लॉज हैं जिनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, यूनिट 14 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। इस पर मैं आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड भी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा IBO 1 के सब्जेक्ट कोड में। Next question is, how does the following environment factors affect business decisions of a firm, cultural, economic and political? तो किस तरीके से कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या करते हैं एक फ़र्म के बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। यूनिट 1 में इसका आपको आंसर मिल जाएगा, एंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ गाइज लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो का, एंड इसके बाद ये वीडियो एंड कर देंगे, और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फिर अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो हमारा जो ADR मैकेनिज्म है, यानी कि ऑल्टरनेटिव्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो क्या है वो, बेसिकली कौन कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल हैं इसकी, तो आपको उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। यूनिट 16 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो गाइज आई एम श्योर कि आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो फाइनली मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है आपको। तो आई हैव एनालाइज्ड ऑल दोज क्वेश्चंस टू मच, सारे क्वेश्चंस देखे जो मुझे लगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोज क्वेश्चंस आई हैव इंक्लूडेड। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो पूरा देखा करिए, ताकि आपको आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आपको समझ में आए, एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, टू सपोर्ट माय चैनल एंड टू हेल्प योर फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी एडेड हैं, उनको भी चेक कर लीजिए। एंड बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, रिक्वेस्ट हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हेल्प करेंगे एग्जाम्स में एंड लाइफ में कुछ नया सीखने में। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।